अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कल्सी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हर सवेरे हम लोगों की आपसे मुलाकात होती है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के मॉडल पेपर्स के लिए। आज का जो मॉडल पेपर है ये है एफकेट के कंपटीशन का, जो कि कल होने जा रहा है। सबसे पहले एफकेट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ईश्वर आपको जल्दी सफल करे। आते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर्स पे। क्वेश्चन पेपर में बच्चों सबसे पहले जो सवाल आपके पास हैं ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल हैं इसमें पहले आपको पैराग्राफ दिया गया है, फिर उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है। लिहाजा सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके पैराग्राफ पढ़िएगा, बाद में एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। 776 BC में जो पहला ओलंपिक का गेम था वो हुआ माउंट ओलंपस के फुट पर, मतलब उसके नीचे हुआ, माउंट ओलंपस के एकदम तलहटी में हुआ। टू ऑनर द ग्रीक चीफ गॉड जियूस, एक ग्रीक के देवता हैं जियूस, उनको ऑनर करने के लिए। अब ये जो ग्रीक हैं इन्होंने एम्फेसाइज किया फिजिकल फिटनेस पर, बॉडी की फिटनेस पर हमेशा एम्फेसाइज किया, और स्ट्रेंथ पर इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ को दी जाने वाली अपनी एजुकेशन में। देयरफॉर इसलिए कॉन्टेस्ट इज इन रनिंग, जो कॉन्टेस्ट प्रतिस्पर्धा थी उसमें रनिंग आया, जंपिंग आया, डिस्कस एंड जेवलिन थ्रोइंग आया, बॉक्सिंग आया, हॉर्स एंड चैरियोट रेसिंग आया। इनको आयोजित किया गया इंडिविजुअल सिटीज में, अलग अलग शहरों में। और जो विनर्स थे उन्होंने कॉम्पीट किया एवरी 4 ईयर्स, 4 सालों तक हर शहर में अलग अलग ये टूर्नामेंट होते रहते थे। फिर उसके बाद जो विजेता होते थे उनको इकट्ठा किया जाता था 4 साल में एक बार माउंट ओलंपस पर। विनर्स वर ग्रेटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोएम्स संग अबाउट देयर डीड्स, जो विजेता होते थे उनके कामों के बारे में कविताएं लिखी जाती थीं, उनको चीयर किया जाता था। वास्तविक रूप से ये हेल्ड किए जाते थे फ्रेंडशिप के गेम्स के तौर पर। ओलंपिक के जो गेम होते थे इन्हें मित्रता के गेम माना जाता था। एंड एनी वॉर्स इन प्रोग्रेस, और कोई भी युद्ध जो चल रहा होता था वर हॉल्टेड, उसे रोक दिया जाता था, टू अलाउ द गेम्स टू टेक प्लेस, ताकि गेम हो सकें। ग्रीक अटैच थे सो मच इंपॉर्टेंस ऑफ दीज गेम्स दैट दे कैलकुलेटेड टाइम इन 4 ईयर्स साइकिल्स कॉल्ड ओलंपियाड्स। जो ग्रीक लोग थे वो इतना ज़्यादा अटैच हो गए इन खेलों से कि इसके बीच में जो समय आता था 4 साल का, उसका उन्होंने नाम रख दिया ओलंपियाड, डेटिंग फ्रॉम 776 BC। और इसकी शुरुआत कब हुई? 776 BC से। BC मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व का समय। कि व्हाट वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहले ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए? ओबियसली एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपियस। पहले का होगा पहला ऑप्शन, माउंट ओलंपियस के फुट पर हुए। दूसरा सवाल, वाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक गेम्स हुए क्यों? C4 कैलकाटा। तीसरा सवाल होगा टू ऑनर जियूस को ऑनर करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली कितने सालों में दीज गेम्स ओरिजिनेट, ये गेम ओरिजिनेट हुए? तो 776 BC दिया गया है। 776 BC में मोटा मोटा 2100 सवाल, 2100 साल आप ये वाले जोड़ दीजिए जो भी चल रहा है, तो 776 प्लस 2100, आंसर हो गया आपका डी 2781। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट वॉज नॉट हेल्ड, कौन सी कॉन्टेस्ट नहीं हुई थी? डिस्कस थ्रोइंग तो हुआ था, बॉक्सिंग भी हुआ, रनिंग भी हुआ, स्केटिंग नहीं हुई थी। बी फॉर बॉम्बे आंसर हो गया। अगला सवाल है द वैल्यूज कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स वर, जो वैल्यूज कनेक्टेड हुई ओलंपिक गेमों से वो कौन कौन सी थी? फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, हाँ जी थी। हेल्थ कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग, ये भी थी। रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड बॉक्सिंग, ये तो गेम्स का नाम है। 4 ईयर साइकिल, इसका भी कोई मतलब नहीं।
वैल्यूज जो जुड़ी, फिजिकल फिटनेस जुड़ी, एजुकेशन ऑफ यूथ जुड़ी एंड फ्रेंडशिप जुड़ी, या हेल्थ, कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। सवाल फिर से पढ़िए, वैल्यूज कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स, जो वैल्यूज उससे कनेक्टेड थी। देखो यार, सिंगिंग वैल्यू थोड़े ना होती है, फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप ये वैल्यू होती है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। अब है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल, खाली स्थान वाले। इफ आई वर रिच डैश अलॉट, अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता? आई वुड ट्रेवल अलॉट, छठे का सी फॉर कैलकाटा, अगर मैं अमीर होता तो मैं बहुत घूमता, आई वुड ट्रेवल अलॉट। सातवां सवाल देखिए, डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे, दोनों जगह दा लगा दीजिए। सातवें का ए फॉर एप्पल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि जब कोई नाउन ऑफ नाउन आती है तो पहली नाउन के पहले दा का यूज किया जाता है, इसीलिए इंडिया ऑफ टुडे के पहले भी दा, इंडिया ऑफ यस्टरडे के पहले भी दा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ही एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट। वैसे तो एंटर के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, लेकिन यहां एंटर के बाद इनटू का यूज किया जाएगा। ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मोहन। नौवां सवाल, वी हैड डैश स्पोकन फॉर 2 minutes when there was a commotion in the crowd, तो we had dash spoken for 2 minutes, we had hardly spoken for 2 minutes, मुश्किल से 2 मिनट हम लोगों की बात हुई थी जब यह हो गया। द कैटल डैश ग्रेजिंग, कैटल मतलब मवेशी, पशु। कैटल कलेक्टिव नाउन होती है, लेकिन कैटल हमेशा प्लूरल होता है। सो द कैटल आर ग्रेजिंग, 10वें का ए फॉर एप्पल। इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवाल देखें। पहली इडियम है टू रीड बिटवीन द लाइंस, का मतलब होता है छुपे हुए मीनिंग को समझना। उस लिहाज से इसका मतलब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, टू रीड केयरफुल्ली। 12वां सवाल देखें। 12वां सवाल है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, गलत परिणाम उठाना। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब हो जाएगा टू चेंज द थिंग्स, टू सफर हार्डशिप, टू सफर इविल कॉन्सिक्वेंसेज। 12वें का बी फॉर बॉम्बे, टू सफर फ्रॉम इविल कॉन्सिक्वेंसेज। 13वां सवाल, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कुआं और खाई के बीच में, होगा सी फॉर कैलकाटा, इन अ डिलेमा। 14वां सवाल, टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए क्या होगा? टू फाइट अ लूजिंग बैटल, टू फाइट हीरोइकली, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। चौथे का सी फॉर कैलकाटा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। उसके बाद 15वां सवाल, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, एक मरे हुए घोड़े को पीटना। इसका होगा टू रिवाइव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट विच इज नॉट ऑफ डेट, वर्क फ्रॉम अ वीक हॉर्स। बेटा यहां पर हो जाएगा 15वें का ए फॉर एप्पल, एक इंटरेस्ट पैदा करना ऐसे विषय में जो कि अब पुराना हो चुका है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पर्यायवाची सिनोनिम के। अफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, रईस, जिसके पास बहुत पैसा हो। तो 16वें सवाल का उत्तर हुआ डी फॉर दिल्ली। प्रीशियस मतलब कीमती, बेनेवोलेंट माने जिसको फायदा मिलना हो, फ्रेंडली माने मित्रवत। अगला है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, जो जबरदस्ती की मक्खनबाजी करे। तो सही विकल्प बैठेगा फ्लैटरर। फ्लैटरर माने चापलूस। पहला विकल्प साइक का मतलब मनोरोगी, क्रिटिक का मतलब आलोचक, स्लेव का मतलब गुलाम। पैनाशिया का मतलब होता है रामबाण औषधि, किसी कोई ऐसी दवा जो हर बीमारी में काम आ सके उसको कहेंगे रामबाण औषधि। तो होगा बी फॉर बॉम्बे, क्यूरॉल। प्रेज मतलब तारीफ, पॉइजन मतलब जहर। एम्ब्रोजिया का मतलब होता है भगवान का प्रसाद। अगला है लिथार्जिक। तो लिथार्जिक का मतलब होता है आलसी। आलसी के लिए बी फॉर बॉम्बे वाला लेजी। एनर्जेटिक ऊर्जावान, तो इसका अपोजिट है लीगल, कानूनी, लीथल, घातक, का इससे कोई लेना देना है नहीं। एपोसाइट का मतलब होता है उपयुक्त। उस उपयुक्त के लिए शब्द होगा एप्रोप्रिएट। 20वें का होगा डी फॉर दिल्ली। काइंड माने दयालु, फेवरेबल माने समर्थन करने वाला, एलोक्वेंट माने होता है जो बहुत अच्छा बोलता हो, वाक्पटु। उसके बाद एंटोनिम के सवाल देखिए। ये विलोम शब्द आपको बताना है एंटोनिम। पहला शब्द है होस्टिलिटी,
होस्टिलिटी का मतलब ही होता है, होस्टिलिटी मतलब शत्रुता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडशिप। एनमिटी तो इसका सिनोनिम होता, उत्तर फ्रेंडशिप है। पार्टनरशिप सहयोग, रिलेशनशिप रिश्ता। अगला है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत डीप, बहुत गहरा, बहुत व्यापक। सही उत्तर होगा सुपरफ्लस, C4 कैलकाटा वाला। सुपरफ्लस मतलब ऊपर ऊपर का। मिस्टीरियस रहस्यमय, डिफिकल्ट कठिन। सुपरफिशियल का मतलब अंधविश्वास टाइप। फेक मतलब होता है बच्चों डुप्लीकेट, तो इसका मतलब डुप्लीकेट होगा। अपोजिट इसका रियल होगा, A4 एप्पल। आइडियल आदर्श, रॉन्ग आप जानते ही हैं, फैंसीफुल केवल कल्पनाओं का होने वाला। एरोगेंट का मतलब होता है आक्रामक, जैसे वो व्यक्ति बड़ा एरोगेंट है, तो एरोगेंट का अपोजिट होगा मोडेस्ट का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, विनम्र। सेल्फिश माने स्वार्थी, प्राउड माने घमंडी, हॉफ्टी माने जल्दबाजी करने वाला। जेनिथ माने होता है ऊंचाई, तो जेनिथ ऊंचाई, जेनिथ माने सबसे ऊंचा पॉइंट। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा नादिर, जिसका की मतलब होता है, जेनिथ का अपोजिट होगा नादिर। नादिर जिसका मतलब होता है नीचा पॉइंट, नीचे का पॉइंट के लिए नादिर, जेनिथ मतलब ऊंचा पॉइंट। तो बच्चों ये थे 25 सवाल, जिसमें इंग्लिश के एंटोनिम कवर हुए, सिनोनिम कवर हुए, स्पेलिंग एरर तो कवर नहीं हुआ, कॉम्प्रिहेंशन कवर हुआ, ग्रामर के कुछ पोर्शन कवर हुए। आपके एग्जाम में 25 से 35 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि सारे विषयों का मॉडल पेपर आपको मिलेगा। आज के लिए इतना काफी है, हम लोग अगले मॉडल पेपर में मिलेंगे। जय हिंद। अगर आप हैं हकदार तो एमकेसी बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ। फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत कश और गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल से क्लासेस लेके आया है SC/ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम में 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर्ड कीजिए majorkulsiclasses.com/scholarship पर, और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं FCAT का मॉडल पेपर जो है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक में, फर्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/6 भाग जो है इसी संख्या के A1/9वां भाग से 100 अधिक है। तो सबसे पहले उस संख्या का 1/6 पार्ट, तो x का क्या हो जाएगा 6 पार्ट, और फिर बोल रहे हैं कि उसी संख्या के 9th पार्ट से 100 अधिक है, तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि देखिए 9x माइनस कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 9 इंटू 6। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 100 इंटू 9 इंटू 6। यहाँ से देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 9 2 जा कितना हो जाएगा 1800। क्या हो जाएगा आपका 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 361, इसका आपका ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव कितने पॉइंट के दशमलव पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 5 अंक हैं। यहाँ पे जो है दो दशमलव के बाद 2 अंक बचेंगे, और ऊपर आपको कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और उसका अगर रूट निकालेंगे तो कितना बाहर निकलेगा 10। अब देखिए आप 361 का जो है रूट आप देखिए कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब डिवाइड बाई 169 का कितना हो जाएगा आपका 13। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 190 अपान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पे दिया गया है √5 + 2√3। तो यहां पे आपको ये देखना है कि 2√6 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू √3 इंटू √2 हो जाएगा। अब यहां पे आप देखिए बाहर निकाल सकते हैं आराम से 5 + 2√6 को। यहां पे जब आप रूट निकालेंगे बाहर तो यहां पे देखेंगे ये किस फैक्टराइज में टूटेगा √3 इंटू √2। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2। ये जो है 3 और 2 5 ये दिया है, तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे कि √3। अब यहाँ पे जो साइन लगा रहेगा प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लगाना है, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाना है। तो डायरेक्ट ये √5 +
2√6 की वैल्यू √3 प्लस √2 आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो दिया है इसको आप लिखेंगे √3 प्लस √2 और -1/√3 प्लस √2। अब इसका आप रेशनलाइज कर देंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 और फिर माइनस रेशनलाइज करेंगे तो इसका देखिए स्क्वायर करके डिफरेंस लेंगे तो 1 ही होगा, तो डायरेक्ट आप साइन चेंज करके ऊपर रख सकते हैं, √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब आप देखिए √3 यहाँ प्लस है, ये अंदर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2√2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया गया है। अब देखिए इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस है 7 और 5 का, तो कितना है, ऊपर 2 दिया है, यहाँ 12 और 5 का डिफरेंस 7 है, 12 और 7 का डिफरेंस 5 है, तो डायरेक्ट आप जो है इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा √7 माइनस √5 प्लस अगला कितना हो जाएगा √12 प्लस √5। आगे देखिए माइनस दिया है तो उसका हो जाएगा √12 और ये हो जाएगा प्लस √7। अब यहाँ पे आप देखिए √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5, यहाँ पे देखिए माइनस √12 और माइनस √7, यहाँ से ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएंगे, ये देखिए माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये सारा खत्म होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा आपका 0 बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास तीन छड़े हैं जिसकी लंबाई 10, 15, 20 मीटर है। वह सभी 3 छड़ों को बराबर लंबाई में काटना चाहता है, बिना नुकसान हुए कितने छड़े ये काट सकता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे आपको जब भी बोला जाएगा बराबर लंबाई का मतलब इक्वल लेंथ कभी भी बोला जाए तो हमेशा जितनी वैल्यू दी है 10, 15 और 20, इसका आप क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 10, 15 और 20, तो यहाँ पे देखिए 5 से जो है हर कोई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ये 10 पार्ट को 5 में कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 15 पार्ट को 15 मीटर को 5 में कितने पार्ट बनेगा, फिर यहाँ पे 20 जो है 5 पार्ट में कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 2 जा कितना होगा 10, 5 3 जा कितना हो जाएगा 5 4 जा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने छड़े बनेंगी, तो ये आपको ऐड कर देना, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो आपका जो है कुल कितने छड़े बनेंगी 9 छड़े बनेंगी। तो कौन सा आंसर होगा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 19 है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 19, तो उनका जो सम होगा 19 इंटू कितना हो जाएगा 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15, तो इनका जो औसत होगा, औसत दिया है 15, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे बताइए 19 दिया कितना हो जाएगा 57 माइनस 30, तो जो थर्ड नंबर हमारा मतलब फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो दिया मतलब 2 संख्याओं को दिया था, तीसरी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया गया है कि यदि 6000 रुपए के लाभ को ABC में डिवाइड करना है तो देखिए कुल कितना पैसा है 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 बराबर आपको दिया है 6000, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 5 जात कितना आ जाएगा 500 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि B और C के लाभांशों में अंतर, तो यहाँ पे देखिए B और C, तो B और C यहाँ पे कितना दिया है, ये B है और ये हमारा C है, ये A, तो इनका B और C के अंतर पूछा है, तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा 1000, और यहाँ पे 1000 कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका डी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारी और मुरारी की कुल आय 3000 रुपए है। हजारी अपनी आय का 60% खर्च करता है और मुरारी 80% खर्च करता है, उनका बचत समान है। अगर यहाँ पे हजारी जो है 60% खर्च करते हैं तो कितना बचाते हैं 40% बचाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि मुरारी 80% खर्च करते हैं, तो मुरारी कितना परसेंट बचा रहे हैं, अपने जितना वो उनकी आय है उसका 20%। तो यहाँ पे हजारी अपान मुरारी निकालिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/40,
40, ये आपका प्रतिशत था। तो इसको जब आप खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा अनुपात 1/2। 2 और 1 कितना है 3, 3 बराबर यहाँ पे दिया है 3000 रुपया और 1 बराबर क्या आ जाएगा 1000 रुपया। यहाँ पे किसका पूछा गया है आपसे, हजारी की आय। हजारी की आय कितनी है 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपया। तो हजारी कितना कमा रहे थे 1000 रुपये कमा रहे थे। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी के पास 120 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग उसने 10% लाभ पर तथा शेष 25% लाभ पर और कुल चावल पर 15% लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप एलिगेशन लगाएंगे, 10% पर लगाया है और कुछ जो है 25% पर लगाया है और कुल जो उसको हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो दोनों वैल्यू है, जो टोटल है वो इनके बीच में होनी चाहिए तभी एलिगेशन लगता है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, तो ये 5 आ जाएगा। इसका डिफरेंस बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 × 9 5, 5 दूनी 10, मतलब 1 किलो 25% पे 2 किलो जो है 10% पे लगाता है। कुल कितना हमारे पास 2 और 1 3 बराबर आपको दिया गया है 120 केजी। कितना दिया है 120 केजी। 1 बराबर आ जाएगा 3 × 4 = 12, 1 40 केजी। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो उसने कितना चावल 25% पे लगाया है, तो 25% पे कितना लगाया था 1 भाग, 1 बराबर कितना दिया है आपको 40 केजी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 40 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर दिए जाने पर 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो अगर 1 रुपये है तो वो कितना हो जाता है हमारा, ये हमारा पी है, तो अमाउंट कितना हो जाता है 2 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से देखिए कितना ब्याज मिलेगा, तो जो हमारा ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो कितना हो जाएगा a - p, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 = p कितना दिया है 1, r हमें निकालना है, t हमारा है टाइम 5 ईयर और इंटू 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20%। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 12 आदमी जो है किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 12 मैन डू ए वर्क 20 डेज। अब अगला पूछा है कि 8 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 2 से 2 खत्म हुआ तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30। तो कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पे लग जाएंगे 30 दिन। यहाँ पे दिया गया है कि ये यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकंड में देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है v × t। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका दिया है, सबसे पहले ट्रेन की जो लेंथ दी है 80, अब यहाँ पे खंभे की क्या हो जाएगी 0, v × कितने समय में पार करता है 8। तो यहाँ से जो है यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ऑप्शन में दिया है किलोमीटर। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 8/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 2 = 10, 18 2 = 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज। तो देखिए लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो आपको दिया है 3:2। अब यहाँ पे इसका परिमाप दिया 80 मीटर हो, तो 80 मीटर परिमाप जो होता है 2 × लेंथ प्लस क्या होता है विड्थ, ये इक्वल टू आपको दे रखा है 80। तो यहाँ से बताइए 3 2 कितना हो जाएगा 5 2 = 10, 10 इक्वल टू कितना दिया है 80। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, उसका विड्थ कितना है 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्राकार सतह मतलब CSA का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो जो CSA हो जाएगा हमारा वो होगा 2 पाई r और h। या अगला जो है यहाँ पे दिया है कि आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तो आयतन होता आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल,
R से एक R कैंसिल होगा, H से एक H कैंसिल होगा, R की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है त्रिज्या का संख्यात्मक मान कितना होगा, तो त्रिज्या का संख्यात्मक मान कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां दिया गया है x + 1/x = 3। आपसे पूछा गया है x³ + 1/x डिवाइड बाई x² माइनस x + 1। अब आपको यहाँ पे दिया है x + 1/x3, तो इस फॉर्म में आपको बनाना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें ऊपर और नीचे, तो ऊपर अगर कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x² + 1/x², और नीचे अगर आप कॉमन लेते हैं x तो कितना आ जाएगा, x - 1 + 1/x। अब यहाँ पे देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x + 1/x अगर आपको 3 दिया है तो यहाँ से x² + 1/x² आपको क्या निकाल, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 - 2। यहाँ पे 2ab आएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, उस साइड ले जाके हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर कितना रखेंगे, 7 डिवाइड बाई देखिए x + 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 - 1, तो कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2। तो कौन सा आंसर होगा आपका, सी पार्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे हम इसी तरीके से मॉडल पेपर आपको देते रहेंगे। बच्चों थैंक यू, जय हिंद। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों यहाँ आज लाए हैं हम AFCAT का मॉडल पेपर, जहाँ पर हम बात करेंगे 35 क्वेश्चंस के रीजनिंग के, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यदि बच्चों आपने पूरे वीडियो को वॉच कर लिया तो 100% डन है कि आपका एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम का कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से आप तैयारी करें और कैसे क्वेश्चंस की आप स्टडी करें कि आप एग्ज़ाम में अपने बेहतर कर पाएँ। तो बच्चों जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हम उन सभी बच्चों से यही कहेंगे, अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए साथ में, और ये ट्राई करिए कि आप 35 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स को जरूर मेंशन करिएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप सभी को पहला क्वेश्चन यहाँ डायरेक्शन का दिख रहा है, तो देखो बच्चों इस डायरेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजी वे में करेंगे। बच्चों देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन कोई कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन है क्या कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ता है और आपको वक्त लगता है। बच्चों विदाउट डायग्राम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिना चित्र बनाए, बिना हम चले, जो भी दूरी यहाँ पर कवर कर रहा है कुछ भी कवर नहीं करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ बोल रहा है अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। ठीक है बच्चों, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो बच्चों एक वर्ड होता है, हम सभी को पता है, जो हमारी दिशाएं होती हैं NESW होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है। तो हम उसी चीज़ को लिख रहे हैं NESW, और हम सभी को पता है बच्चों अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा राइट होगा और इधर आएंगे तो हमारा लेफ्ट होगा। इस बात को आप जानते रहिएगा। अब देखिए इसी मेथड पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले बोला गया कि अरुण ए बिंदु से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर पूर्व साइड में जाता है। तो बच्चों पूर्व के नीचे मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, बिंदु बी तक पहुंच गया, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच गया। उत्तर मतलब बच्चों नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ में आया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। पश्चिम की ओर बच्चों कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर्स, तो वेस्ट में जाएगा 12 किलोमीटर। ओके, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। बच्चों दक्षिण में जाएगा और 3 किलोमीटर जाएगा। फिर कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। देखो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी जैसा कहा जा रहा है मैं वैसे लिखता गया। हमें बोला गया कि ए बिंदु से अरुण चलता है 10 किलोमीटर पूर्व में, तो हमने पूर्व लिखा। फिर बोला गया वो नॉर्थ में जाता है 3 किलोमीटर, मैंने नॉर्थ में लिखा। फिर वेस्ट बोला गया पश्चिम में, और फिर दक्षिण में बोला गया। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे और किस दिशा में है। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, नॉर्थ से साउथ हमेशा कट जाएगा,
जैसे 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये वैल्यू कट जाएंगे। और ईस्ट से बच्चों वेस्ट कटता है, तो ईस्ट का 10 है, वेस्ट का 12 है, तो इसका 10 कटेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो बच्चों दिशा हो गई वेस्ट और दूरी हो गई 2 किलोमीटर वेस्ट हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को, पूरे डायरेक्शन को आप ऐसे खत्म कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक आना चाहिए। बच्चों हम अपने क्लासरूम में कुछ बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं जिनसे बच्चे ये सारे क्वेश्चंस को सेकंड में कर पाते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कोएंटी कोडिंग का क्वेश्चन है बच्चों। ओ का हमें दिया गया है 12 होगा, फॉर का 42, फ्रंट का पूछा गया है। तो बच्चों ओ का अगर 12 हुआ है तो 12 कैसे हुआ है, क्योंकि हमें पता है ओ का अपोजिट एल होता है और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। इट मीन्स बच्चों इनके अपोजिट का सम है, इसका 42 लिखा है। हमें पता है ई का एफ का अपोजिट यू होता है और ओ का बच्चों यल होता है, आर का आई होता है। अगर इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे 21 प्लस 12 प्लस 9, तो देखिए बच्चों इनका सम कितना आता है। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 और 12 42 हो जाएगा, यानी इनके अपोजिट का सम है। सिमिलरली बच्चों हम फ्रंट का निकाल लेंगे, तो एफ का यू होता है और आर का बच्चों अपोजिट आई होता है, ओ का यल होता है और बच्चों यन का यम होता है और वैसे ही टी का जी होता है। इनके नंबर की बात करेंगे बच्चों 21 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा और बच्चों यम का 13 हो जाएगा और जी का 7 हो जाएगा। ऐड करेंगे बच्चों तो देखो 21 और 9 30 हो गया, 30 और 13 और 7 बच्चों 20 हो गया, तो 30 20 50 हो गया, 50 12 62 हो गया। तो बच्चों 62 हमारा आंसर हो गया। बड़े आसान तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा और ऐसे ही क्वेश्चनों को आप करते जाएंगे। एग्जाम में भी बच्चों हमें कम टाइम में करना होता है, तो कोशिश करना है कि चीज़ें फास्ट हों। बच्चों हमें यहाँ कह रहा है कि विच वर्ड कम टू सेकेंड इफ अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बच्चों अगर इन शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर हम क्रमबद्ध करते हैं तो सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, हमें वही बताना है। तो बच्चों देखिए ना, यहाँ पर पहला है आर ई और आर ई, लेकिन बच्चों यहाँ देखेंगे आर ए से स्टार्ट है, तो पहले तो ई तो आएगा नहीं, पहले ए से ही स्टार्ट होगा। आर तो सम में था, आर तो सम में कट गया, लेकिन इन दोनों में ए है। जब हम ए को कट करेंगे बच्चों तो यहाँ यन बचेगा और यहाँ टी बचेगा, तो पहले नंबर पे बच्चों यन आएगा, ए फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और टी बच्चों सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ई का नंबर बाद में आएगा। बाय द वे हमें आगे चेक भी नहीं करना क्योंकि हमें दूसरा स्थान बताना था, तो दूसरे स्थान बच्चों रेशन वर्ड आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है और नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम देखेंगे 2 का 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो बच्चों 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर 9 दूनी 18 होगा और 1 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, तो अगला स्टेप में क्या होगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, यानी 19 दूना 38 और 38 में से 1 जाएगा 37। और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 37 दूना 74 और 1 75 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75। इट मीन्स बच्चों हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। सारे क्वेश्चंस बेहतरीन है बच्चों। जब आप वीडियो को रोक के करेंगे सॉल्व खुद से तो आपको पता चलेगा वाकई में क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और ये हमें तभी पता चल पाता है बच्चों जब हम वीडियो को रोक के करते हैं। आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपको लगता है चीज़ें आसान है, लेकिन जब आप यही चीज़ें खुद से करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में कितना पावर है और क्वेश्चन किस लेवल का है। और एग्जाम में ऐसे ही आएगा तो वहाँ आपको सोच के ही करना रहता है। बच्चों देखो ना, इसका प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है, तो 4 4 प्लस हो रहा है। फिर इसका 16 हो गया, इसका 20 हो गया और इसका 24 हो गया। सिमिलरली बच्चों 24 के बाद 26 और प्लस 2 करेंगे तो 28। 28 का मतलब बच्चों बी आ जाएगा, क्योंकि 26 के बाद 27 पे ए आता है, 28 पे बी आता है, क्योंकि 26 के बाद बच्चों नंबरिंग ए से स्टार्ट होती है, 1 और 2। तो यानी कहने का मतलब यहाँ भी 4 प्लस हुआ और 2 आया, इसमें 4 प्लस करेंगे बच्चों 6 आएगा, इसमें 4 प्लस करेंगे 10 आएगा। अब 10 के बाद बच्चों क्या आएगा 14 आएगा, और 14 के बाद क्या आएगा बच्चों 18 आएगा, और 18 के बाद क्या आएगा बच्चों 22 आएगा।
NRB किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है और यही हम लोग का आंसर है। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, इलिटरेसी है बच्चों, टीचिंग है और डिजीज है, वो किससे दूर होगा? बच्चों निरक्षरता जैसे शिक्षण से दूर होती है। अगर कोई पर्सन अनपढ़ है, निरक्षर है, उससे कुछ भी नहीं आता है, तो सिंपल सी बात है, शिक्षा से उसकी निरक्षरता दूर हो सकती है। वैसे बच्चों अगर कोई रोग है तो वो रोग जो है सिर्फ दवाई से ख़त्म होगी, ना कि डॉक्टर से। जब तक हम दवा नहीं खाएंगे तब तक हमारा रोग ख़त्म नहीं होगा। तो रोग जो है बच्चों वो दवाई से ख़त्म होगा। सो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक में अगर हम बात करें 3 प्लस हुआ, और बच्चों अगर हम 2 में बात करें तो 2 प्लस हुआ, और 3 में बात करें बच्चों 1 प्लस हुआ। सिमिलरली बच्चों अगर आप इसे ऐसे भी देखेंगे, इसमें अगर आप 321 प्लस करेंगे तो आपका नंबर क्या मिल जाएगा? वही नंबर मिलेगा जो वहाँ पर लिखा है। वैसे ही बच्चों 431 में अगर हम फिर 321 प्लस करेंगे तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा? 752। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, और यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपसे यही कहेंगे, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को रोक के सॉल्व जरूर करिए, फिर आगे बढ़िए। बच्चों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो समूह से बाहर है। 3 का समूह बन रहा होगा, 1 का नहीं बन रहा होगा। जो नहीं बन रहा है वही हमारा आंसर होगा। बच्चों इनका सम देखेंगे 3 आएगा, इनका सम देखेंगे ए भी 3 आएगा, इनका सम देखेंगे ए भी 3 आएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे बच्चों तो 4 आ जाएगा। हमें पता है बच्चों, यदि संख्याओं का, यदि अंकों का योग 3 आता है या 3 का कोई भी गुणा जाएगा, संख्याओं का योग बच्चों 3 का मल्टीपल आ जाए या 3 आ जाए, तो वो संख्याएं हमेशा 3 से डिविजिबल होती हैं, 3 से कट जाती हैं। ए भी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी, ए भी और ए भी, लेकिन ए संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो जो नहीं कटेगी वही अलग हो गई बच्चों, और वही हम लोग का आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन हम लोग का इसका आंसर हो गया। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। बच्चों फोटो है और एक आदमी है, एक फोटो है और एक आदमी है। इस आदमी ने कहा मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, अच्छी बात है, किंतु इस मनुष्य का पिता, यानी जो इस फोटो में है, यानी इसका पिता, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। समझिएगा बच्चों, इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र कौन है? एक खुद आदमी है, और वही ए आदमी है, क्योंकि इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है और ए इसका पुत्र है। अगर ये इसका पुत्र है और इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो ये अपने पिता का इकलौता लड़का है, और ये इकलौता लड़का है तो वही इस फोटो का पिता होगा, यानी जो फोटो है उसके पुत्र का है, हिज सन, यानी अपने पुत्र का फोटो लिया है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से, कम टाइम में। बच्चों 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमें कहा जा रहा है जोश की जो पोजीशन है वो मनु और राजू के सन्निकट है। द पोजीशन ऑफ जोश एंड मनु आर नियरेस्ट टू राजू। बच्चों जोश और मनु की जो पोजीशन है राजू के सन्निकट है। इट मीन्स बच्चों अगर हम राजू को यहाँ बैठा दें और जोश को यहाँ बैठा दें, मनु को यहाँ बैठा दें, तो बच्चों जोश और मनु कहाँ है? राजू के सन्निकट है। सिमिलरली बच्चों आगे बोल रहा है गोपी एंड राम इज नियरेस्ट टू उदय, यानी गोपी और राम जो है वो उदय के सन्निकट हैं। ठीक है बच्चों, उदय के सन्निकट कौन है? गोपी और राम, गोपी और राम हैं। लेकिन आगे हमसे बोल रहा है गोपी इज नॉट नेक्स्ट टू जोश और मनु, गोपी जो है मनु से अगला नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गोपी को यहाँ से हटाओ, राम को भी हटाओ, राम को यहाँ ला दो बच्चों, गोपी को यहाँ ला दो, क्योंकि हमसे बोला गया था उदय गोपी और राम के सन्निकट है। राम इज ऑल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू मनु, और बोल भी दिया है बच्चों राम मनु से अगले स्थान पे बैठा है। हु इज नियरेस्ट टू जोश, जोश के नज़दीक में कौन है बच्चों? तो ओनली राजू है, और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट दिया है
इसके क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों यहाँ पर, इनके ऑप्शंस हमें पहले ही दे दिया, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड, इस तरीके से। तो कोई नहीं बच्चों, हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सभी तोते चूजे हैं, जितने भी तोते हैं बच्चों सबके सब क्या हैं, चूजे हैं। जितने भी तोते हैं सबके सब चूजे हैं, सभी तोते चूजे हैं। सभी पक्षी चूजे हैं बच्चों, पक्षी हैं, ये पक्षी जो हैं ये भी चूजे हैं, ठीक है। चाहे तोते हो या पक्षी हो, ये सबके सब क्या हैं, चूजे हैं। अब बच्चों कह रहा है कुछ पक्षी तोते हैं, तो पक्षी और तोते का कोई निष्कर्ष निकलेगा बच्चों, नहीं निकलेगा। कथन में भी ऐसा नहीं बोला गया कि पक्षी चूजे हैं या चूजे पक्षी हैं। तो बच्चों तोते और पक्षी का रिलेशन नहीं निकलेगा। यहाँ बोला गया है कुछ पक्षी तोते हैं, तो कोई भी पक्षी तोता नहीं होगा और कोई भी तोता पक्षी नहीं होगा। सो बच्चों ये ऑप्शन हमारा गलत है। कुछ चूजे तोते हैं, कुछ चूजे तोते हैं तो बच्चों कुछ चूजे तोते होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि ये जो तोते हैं ये चूजे भी हैं और तोते भी हैं, क्योंकि हमें बोला गया है सभी तोते चूजे हैं। अगर सभी तोते चूजे हैं तो जो तोते हैं वो भी चूजे हैं, और उन तोतों में जो चूजे आ जाएंगे बच्चों वो चूजे भी होंगे और तोते भी होंगे। इसलिए बच्चों कुछ चूजे तोते होंगे, लेकिन ये सब जो चूजे हैं ये सब तोतों में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम सभी को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ को बोल सकते हैं। और बच्चों हम लोग का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो कुछ लड़कियां स्टार हैं, ठीक है बच्चों, सम गर्ल्स आर स्टार, कुछ लड़कियां जो हैं क्या हैं, स्टार हैं। और फिर कह रहा है मीना एक लड़की है, तो बच्चों मीना यहाँ भी हो सकती है, मीना यहाँ भी हो सकती है, मीना यहाँ भी हो सकती है, मीना यहाँ भी हो सकती है। और हमसे बोल रहा है मीना स्टार है, तो बच्चों मीना स्टार यहाँ तो हो जाएगी लेकिन यहाँ नहीं, तो हम इसे बोलेंगे 50% हमारा राइट है। दूसरा है कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं। यस बच्चों, कुछ स्टार ऐसे हैं जो गर्ल्स नहीं हैं, ये बात 100% सत्य है। तो बच्चों अगर किसी ऑप्शन में एक में 50% बन जाए, एक में 100%, तो 100% राइट मान लिया जाएगा, 50% को रॉन्ग मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग आसानी से फिनिश कर पाएंगे। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है, हम लोग का क्वेश्चन बच्चों है 13 नंबर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बच्चों क्लॉक से है। अब बस departs from Jaipur to New Delhi every 40 minutes from the Jaipur bus stand. The inquiry clerk tells one passenger that a bus has left 10 minutes ago. The next bus will be off at 9:45. Find that time when inquiry clerk gives that information of this passenger. बच्चों होता क्या है कि एक पैसेंजर जाता है इंक्वायरी करने के लिए कि भाई दिल्ली से अगली बस कब छूटेगी जयपुर के लिए। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली से जयपुर बसें जाती हैं ये एवरी 40 मिनट्स पे जाती हैं, हर 40 मिनट पे एक बस दिल्ली से जयपुर के लिए जाता है। लेकिन जब पैसेंजर पूछता है तो इसके पहले जो बस छूटी हुई होती है उसको छूटे 10 मिनट हो चुके होते हैं। जब पैसेंजर क्लर्क से पूछता है तो क्लर्क बोलता है अभी 10 मिनट पहले ही एक बस छूटी है, अगली बस जो छूटेगी वो 9:45 पे छूटेगी। अगली बस कब छूटेगी? 9:45 पे। तो इसके पहले वाली बस कब छूटी थी बच्चों? 9:05 पे। पैसेंजर कब पूछा होगा उससे? 9:15 पे। बच्चों अगली बस छूटेगी 9:45 पे, इसके पहले वाली बस 40 मिनट पहले छूटी होगी तो 9:05 पे छूटी होगी। और जब पैसेंजर पूछता है तो बस को छूटे 10 मिनट हो चुके होते हैं, यानी 9:15 पे पैसेंजर ने पूछा था। तो प्यारे बच्चों ये 13 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोगों ने किया। बच्चों अभी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलेंडर से है बच्चों। और आप सभी को पता है कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ की क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, उसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। यानी बच्चों कहने का मतलब जो 3rd है, तीसरी तारीख है, इस दिन सोमवार है। यदि तीसरी तारीख को सोमवार है तो दूसरी और पहली की बात करेंगे बच्चों तो इसके एक दिन पहले रविवार रहा होगा और उसके एक दिन पहले बच्चों शनिवार रहा होगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है।
तीसरे शनिवार को है। और पहला शनिवार कितनी तारीख को पड़ रहा है? 1 तारीख को पड़ रहा है। 1 तारीख को शनिवार है। तो बच्चों हम सभी को पता है जो आज दिन है, आज के 7वें दिन बाद फिर वही दिन आ जाएगा और फिर उसके 7वें दिन बाद फिर वही दिन आ जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब यदि 1 तारीख को शनिवार है तो 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को भी शनिवार होगा और 8 7 15 तारीख को भी शनिवार होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें 14 प्लस कर देंगे क्योंकि हर 7वें दिन के बाद क्या आएगा? शनिवार आ जाएगा। यानी बच्चों 15 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा और ये माह का तीसरा शनिवार होगा। पहला तो 1 तारीख को हो गया, दूसरे की बात करेंगे बच्चों 8 होगा और तीसरा क्या होगा? 15 होगा। तो बच्चों 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है बीज है, फल है, पौधा है, भोजन है, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है सबसे पहले हम क्या बोते हैं? बीज बोते हैं और उसी बीज से फिर पौधा निकलता है, बीज के बाद पौधा। अब बच्चों हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। कभी भी अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ऐसा पॉइंट मिल गया तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ क्योंकि हमें वहाँ समय बचाना होता है। फिर बच्चों पता ही है कि पौधा होगा, पौधे में फल होगा और फल के बाद क्या होगा? भोजन होगा। लेकिन एग्जाम में सवाल आएगा 2 पॉइंट्स मिल गए और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं तो हमें करके आगे बढ़ जाना चाहिए, समय बचा लेना चाहिए क्योंकि उसके अलावा दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। अब बच्चों 16 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो प्यारे बच्चों देखो IMP तो सब में है, IMP हटा दो यहाँ से। इसके बाद क्या बचा? R बचा, U बचा, R। तो बच्चों U तो सबसे लास्ट में आएगा, हटाओ। R तीनों में है, R को भी हटा दो। अब बच्चों यहाँ O बचा, यहाँ I और यहाँ E। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? E आएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रेस। ओके बच्चों, तो चलते हैं बच्चों अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। यहाँ बच्चों देखो 6 × 8 करेंगे 40 आएगा। तो हम सभी को पता है अगर यहाँ 5 ले लें तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी इसमें एक कम कर देना है। और बच्चों यहाँ 7 ले लें तो 9 सते 63 हो जाएगा। यहाँ 6 ले लें तो बरछंग 72 हो जाएगा। यहाँ 4 ले लेंगे 18 चौका 72 हो जाएगा। और यहाँ 8 ले लेंगे तो बच्चों 16 8 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से बच्चों बड़े आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही है। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है 4 + 2 - 6 × 3 / 7। अब बच्चों इनके सैम्बल्स को हमें चेंज करना है जैसे हमें यहाँ कहा जा रहा है। प्लस का मतलब होता है माइनस, तो बच्चों यहाँ माइनस कर देना है। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई का मतलब है बच्चों डिवाइड, तो डिवाइड कर देना है। और डिवीजन का मतलब है बच्चों प्लस है तो प्लस कर देना है। ओके, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे। 6 में 3 से 2 टाइम्स आएगा। और बच्चों फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 है यहाँ पर बच्चों। और बच्चों यहाँ पर +7 है, तो ए माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 7 आ गया, डी ऑप्शन आ गया। फटाफट ऐसे क्वेश्चनों को करते चलना है बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत कम समय में ही करना रहता है। समय जितना आप बचा ले जाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। और वो सारे समय जो आप क्वेश्चनों में बचाते हैं उन क्वेश्चनों को दे पाएंगे जो क्वेश्चन आपके छूट रहे होंगे। अब बच्चों देखो ना, यहाँ पर अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को प्लस करते हैं तो 6 × 30 3 33 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 21 हो जाएगा। 4 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों आगे बढ़ेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा और 20 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28, जो कि हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन है एक खंबे पर एक बंदर एक कोशिश में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो बच्चों अगर एक कोशिश की बात करें, सिंगल कोशिश की बात करें, अगर फर्स्ट कोशिश की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक खंबे पर एक बंदर एक कोशिश में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। इट मीन्स बच्चों वो एक कोशिश में सिर्फ 3 मीटर चढ़ता है। एक कोशिश में कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ता है, क्योंकि बच्चों कह रहा है एक खंबे पे एक बंदर एक कोशिश में 5 चढ़ेगा, 2 खिसक जाएगा। तो बच्चों सिर्फ 3 चढ़ा। और यदि खंबे की ऊंचाई 41 मीटर है तो कितनी कोशिशों के बाद खंबे के ऊपर
बंदर जो है पहुंच जाएगा। तो अब बच्चों देखो ना, हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक ऐसा नंबर आ जाए कि उसमें लास्ट में 5 ऐड करने के बाद 41 आ जाए, क्योंकि बच्चों लास्ट में वो 5 मीटर चढ़ेगा तो कंप्लीटली वो चढ़ जाएगा, उसके बाद वो नीचे भी गिर जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता है, जो इसका टारगेट पॉइंट है उस पॉइंट पे वो पहुंच जाए बस। तो बच्चों फाइनली हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ऐसा नंबर आ जाए कि उसमें 5 जोड़ने पे 41 आ जाए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 36 वो नंबर होगा कि जिसमें हम 5 ऐड करेंगे और 41 आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब हुआ 36 मीटर जाएगा 12 कोशिश में। 12 कोशिश में कितना जाएगा? 36 मीटर। और अगली कोशिश की बात करेंगे बच्चों तो 5 मीटर और जाएगा और 41 मीटर हो जाएगा 13 कोशिशों में। बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। सी ऑप्शन सही है और ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल और दोनों पदक जीत चुके हैं के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो बच्चों देखो ना, अगर हम इसे देखेंगे यहाँ पर इस फिगर को अगर हम मान लेते हैं हॉकी खिलाड़ी और इसको मान लेते हैं बच्चों हम लोग फुटबॉल का, और बच्चों इसको मान लेते हैं पदक, क्योंकि बच्चों सारे खिलाड़ी पदक जीते ऐसा तो हो नहीं सकता है। सारे खिलाड़ी पदक जीते ऐसा हो सकता है क्या? नेवर। क्योंकि पदक अपने आप में एक अवार्ड है, अवार्ड एक अपने आप में कंप्लीट है, जो भी जीतेगा पूरा जीतेगा। ऐसा नहीं कि कुछ पदक हॉकी ने जीते, ऐसा नहीं। अवार्ड तो अपने आप में कंप्लीट है ना बच्चों, पदक तो अपने आप में कंप्लीट है, तो जो भी जीतेगा पूरा का पूरा जीतेगा। तो कुछ ही हॉकी के प्लेयर होंगे या कुछ ही फुटबॉल प्लेयर होंगे जो उस पदक को जीतेंगे और वो पदक अपने आप में क्या होगा? कंप्लीट होगा। इसलिए बच्चों कुछ में आप कभी नहीं मानेंगे कि जितने पदक हैं सब फुटबॉल हैं, गलत हो जाएगा। कुछ पदक फुटबॉल हैं, ऐसा तो होगा नहीं बच्चों। कुछ पदक हॉकी वाले जीते, ये सब नहीं होगा बच्चों। पदक जो होगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा। हाँ, उसमें उस पदक को जो जीतेंगे हो सकते हैं कुछ हॉकी वाले हों और कुछ फुटबॉल वाले हों। इसलिए बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है और कुछ वैसा ही है। यहाँ पर है बच्चों कंप्यूटर कुशल कंप्यूटर निरक्षर कर्मचारी, कंप्यूटर कुशल कंप्यूटर निरक्षर कर्मचारी। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम एक कर्मचारी मान लेंगे बीच वाले को, ठीक है, अगर हम इसको कर्मचारी मान लें, इसको कंप्यूटर कुशल मान लें और इसको निरक्षर मान लें, तो बच्चों सोचो ना, जो इलिटरेट हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनका कुशलता से तो कोई संबंध बन नहीं पाएगा भाई। जो कंप्यूटर कुशल हैं वो अलग होंगे, जो निरक्षर हैं वो अलग होंगे, उनमें कोई संबंध नहीं होगा। आपको कंप्यूटर आता है, मुझको नहीं आता है, तो हम आप में कोई रिलेशन नहीं है कंप्यूटर को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपको ही नौकरी मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी। हम भी कर्मचारी हो सकते हैं और आप भी कर्मचारी हो सकते हैं। तो बच्चों कुछ कुशल लोग भी कर्मचारी होंगे, कुछ निरक्षर भी लोग कर्मचारी होंगे, और वो सब क्या हो जाएंगे, चाहे कंप्यूटर कुशल हो चाहे कंप्यूटर निरक्षर हो, वो कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन कुछ में सब के सब नहीं। तो बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखेंगे बच्चों, निरक्षर हो कर्म और निरक्षर हो या कुशल हो, सबके सब कर्मचारी, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। सभी कंप्यूटर कुशल निरक्षर हैं, सब गलत है बच्चों, ये सारे ऑप्शन हो ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप में आंसर दिखता रहता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़ा है। पश्चिम मतलब बच्चों क्या होता है? वेस्ट साइड में, ठीक है। वह 45 डिग्री राइट घूमता है। राइट में कितना जाएगा? 45 डिग्री। फिर कह रहा है पुनः 180 दाहिने घूमता है। अगेन बच्चों राइट में जाएगा 180। ओके बच्चों। फिर कह रहा है तत्पश्चात 270 बाएं घूमता है। लेफ्ट में जाएगा 270। अब बच्चों कह रहा है उसका मुख किस दिशा में है? तो बच्चों देखो राइट और लेफ्ट कट जाता है, अगर इसको जोड़ेंगे दोनों को राइट का, तो राइट का वैल्यू 225 आ जाएगा, और 225 270 से कटेगा तो बच्चों यहाँ 45 बचेगा फिर भी। अब बच्चों अगर वेस्ट से, ये तो कैंसिल हो गया सब, अगर वेस्ट से लेफ्ट में हम 45 जाएंगे, हम वेस्ट में हैं और लेफ्ट में 45 पाएंगे बच्चों, हमारा डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो बच्चों ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, आपको शायद ऐसा अभी कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ऐसे किसी भी वीडियोस में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सॉल्यूशंस नहीं मिले होंगे डायरेक्शन के। ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है इस चीज़ का, तो आप इसे भी बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर कॉइन डिकोडिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर बच्चों हमें कह रहा है कि 743 यानी 743 का मैंगोज आर गुड लिखा गया है, 657 का बच्चों ईट गुड फूड है, 934 का मैंगोज आर राइप है। तो राइप का कोड क्या होगा, राइप का कोड क्या होगा? सो बच्चों देखो ना, राइप कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है जो कहीं नहीं दिख रहा है? 9 कहीं दिख रहा है क्या बच्चों? कहीं नहीं दिख रहा है। 34 देखो यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ मैंगोज एंड आर है और यहाँ भी बच्चों मैंगोज एंड आर है। तो मैंगोज आर के कोड क्या हो जाएंगे? 3-4 में से कोई भी एक। लेकिन जो 9 बचा वो किसका हो जाएगा बच्चों? राइप का हो जाएगा। और राइप का पूछ रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि बच्चों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चंस के लेवल भी ऐसे ही होते हैं। बस हमें ये होता है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी क्या है उसको मेंटेन करके हमें चलना होता है। बच्चों इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है निर्माण किया जा सकता है, एक होता है निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों देखो ELEMENTARY है, LAMENT, तो बच्चों सारी चीजें हैं, LAMENT है, RENTAL, अगर हम देखेंगे R भी है, E भी है और N भी है और T भी है, A भी है और L भी है। ल्यूमेंट बच्चों U कहीं दिख रहा है क्या? U कहीं नहीं दिख रहा है, यही वर्ड होगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत बच्चों इसे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, ये हम लोग का फिगरल सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का लॉजिक लगेगा। देखिए बच्चों, अगर हम देखेंगे 5 और 1 को, इनको इंटरचेंज किया गया है आपस में, इनके प्लेस को इंटरचेंज किया गया है। 6 और 3 को देखेंगे, इनके प्लेस को इंटरचेंज किया गया है। 4, 7 में कुछ नहीं किया गया है। सिमिलरली बच्चों अगर हम 6, 4 को देखेंगे, इंटरचेंज किया गया है। 7, 5 को इंटरचेंज किया गया है, इस लाइन को सीधा लिखा गया है। सिमिलरली बच्चों हमें क्या करना है? 6 और 1 को इंटरचेंज करना है, 5 और 3 को इंटरचेंज करना है, 7 और 4 को वैसे रखना है। जिस भी ऑप्शन में होगा आंसर होगा 571, 643 बच्चों डी ऑप्शन में, और हम लोग का आंसर है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का ऐसा ही है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 फिगर बने हैं, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर से बच्चों देखो, अगर हम इनके कर्व लाइन को हटा देंगे, अगर हम इनके कर्व लाइन को हटा दें बच्चों, कैसा फिगर बन गया? प्लस बन गया। सिमिलरली बच्चों जो हमारा सेकंड फिगर है, अगर इस फिगर को मैं बनाता हूँ, ठीक है, अगर इस फिगर को मैं बनाता हूँ और बच्चों यहाँ पर ऐसा पॉइंट जोड़ दिया, उन्हीं को आगे पीछे करके जैसे हमने यहाँ रखा था वैसे यहाँ भी। अब बच्चों इनके हम कर्व लाइन को हटा दें, सॉरी बच्चों हमने इनको साथ में बना दिया था। अब देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को। अब बच्चों अगर इनके कर्व लाइन को हटा दें तो देखो फिगर कैसा बन गया? मल्टीप्लाई बन गया, और ये बच्चों बी ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है बच्चों, आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन जब आप इसे करेंगे, खुद से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कितना टेक्निकल है। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है डिफरेंट कौन है। हम सभी को पता है बच्चों, ए हो, एफ हो, के हो, ये सारी चीजें 3 लाइन से ड्रॉ की गई हैं। ए में भी 3 लाइन है और के में भी लाइन है और बच्चों एफ में भी लाइन है, लेकिन डी जो है बच्चों कर्व लाइन है, सो हमारा अलग है, और यही हमारा आंसर है। ए हो, एफ हो, के हो, ये सारे बच्चों जो भी लेटर्स हैं हमारे लाइन से ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन जो डी है एक कर्व लाइन से है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग को, सन्निहित आकृतियों का है, एम्बेडेड फिगर्स कहते हैं। इसे कंप्लीट करना है बच्चों, सिंपल सी बात है, जैसा फिगर यहाँ पर बना है वैसा ही फिगर क्रिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा इस भी लाइन को क्लिक कर देना है बच्चों। ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन आसान तो जरूर है बच्चों, लेकिन हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी सबसे खूबसूरती यही है कि जितने भी एग्जाम होते हैं बच्चों, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं हमारे। 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें पेपर कटिंग का है। यहाँ पर बच्चों पेपर कटिंग की सबसे खास बात होती है, जो यहाँ पर फिगर ड्रा है, ए फिगर तो 100% रहेगा। ओपन करने के बाद कभी भी ए अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। इसी पेपर को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो सिमिलरली बच्चों ऐसा डिजाइन बन जाएगा, और इसी पेपर को जब हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो जो नीचे का फिगर है यानी उसी का वाटर इमेज बन जाएगा। और ये हमारा कैसा, किस ऑप्शन में बच्चों? ये हमारा बी ऑप्शन में। ए तो कभी नहीं बनता, और ए इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये इसका प्लेस है, वो फिगर जो अपने प्लेस पे होना चाहिए वो है ही नहीं, और ये भी नया फिगर है बच्चों, हमारा डी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप सारे क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक बच्चों, अब देखो ना बच्चों, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसे हमें बताना है क्या, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका। अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे बच्चों, जब इसको पलटेंगे तो ए अपने स्थान पे यहीं रहेगा और ए जो हमारा एरो इधर है, ए एरो हमारा इधर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी दर्पण में बच्चों अगर ये फिगर ऐसा बना है तो ये कभी ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो वाटर में होता है, दर्पण में होता ही नहीं है। और तीनों ऑप्शन में देखो ये फिगर ऐसा बन गया था, तो हमें उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं था, तुरंत उनको कट करके हमें आगे बढ़ जाना था। बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग का वाटर इमेज का है, एक क्वेश्चन हम लोग का वाटर इमेज का है। वाटर इमेज में क्या होता है बच्चों, जो ये लाइन है हमारा, ये जो लाइन है और इस पे जो फिगर ये बने हुए हैं, ये फिगर हमारे कैसे हो जाएंगे, ये फिगर हमारे ऊपर और नीचे हो जाएंगे और ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन हमारा इधर चला आएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा बच्चों सी ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों कभी भी वाटर इमेज में ये लाइन अपने स्थान पे ही नहीं रहेंगे। यहाँ बात करेंगे, ये फिगर हमारा, ये जो है इनको चेंज ही नहीं किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। और सिमिलरली यहाँ भी, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे तो सवाल आपका 100% राइट जाएगा, कभी गलत होने का चांस हो ही नहीं सकता है। एम्बेडेड फिगर है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पर हमें ये देखना होता है किसमें ये चीज़ है, किसमें ये चीज़, ए फिगर जो है किसमें है। तो बच्चों अगर हम बात करें इसका, तो यहाँ ये डी ऑप्शन देखो, यहाँ पर आपका सेम फिगर यहाँ पर इस फिगर में है जैसा यहाँ पर बना है, तो डी ऑप्शन बच्चों हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमसे बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, इनकी नंबरिंग कर लिया करो, जब भी ऐसे ट्रायंगल आए इन पे ट्रिक चलता है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 9। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बच्चों 9 हुआ। एक 20 का है और एक सबसे बड़ा वाला है, तो बच्चों कुल कितने हो गए, 11 हो गए। 11 कहाँ है बच्चों, बी ऑप्शन में, जो हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनकी नंबरिंग कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। 1 साइड का स्क्वायर करके इनको ऐड कर लेना होता है बच्चों, 6 4 10 और 10, 16 और 4 20 और 9 और 1 10 30। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों आपने देखा हमने सारे 35 क्वेश्चंस को कितने कम टाइम में किया। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद आप सभी को। A very good morning to everyone. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now today we have to discuss FCAT most important questions and expected to the coming exams. These are the important questions and exam oriented questions. So let's start the question. Question number 1. Harappan civilization related to the Bronze Age, New Paleolithic Age, Primitive Paleolithic Age, Iron Age. Now we are talking about, dear class, the Harappan civilization is related to the Bronze Age. Why we call it the Bronze Age? Because as we know here, bronze, this is the mixture of the copper and the tin. This is the mixture of a copper and tin. So in this regard we can say that the Harappan civilization related to the Bronze Age. This is also called as the, if we talking about the protohistoric age, and also we can say that this is also named as the Sindhu Ghaggar civilization. If we talking about, so another names of peaceful civilizations, because here we know we didn't get any classes between the dynasties or rulers, and we can say that all the important things about the Harappan civilizations, basically we can say that the people during the time period of Harappan civilization not familiar with the iron. So in this regard they are very familiar about the copper and tin, and the mixture of the copper and tin, that is the called Bronze Age. So the Avis Indus Valley civilization is called the Bronze Age civilization. Clear to everyone? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Here the question number 2, in Rig Veda the word Varna has been used in which sense? In the sense of caste, in the sense of a color, in the sense of slaves, none of these. If we talking about the what the basic meaning of Varna, Varna means color. Color basically in the sense of, if we talking about the color, we will be the right answer. Now next, if we talking about the question number 3, here in the question number 3, who had the written believe in yourself? This is the written by the, if we talking about the Swami Vivekananda, Gyan Yoga Karma Yoga Festival, written by the Swami Vivekananda, the founder of Ramakrishna Mission, and he participated in the World Religious Conference in the year of 1893 AD in the Chicago.
Swami Dayananda Saraswati written the Satyarth Prakash. The word Swaraj derived from the here. M.K. Gandhi written the My Experiment with the Truth. Clear to everyone? So A will be the right answer. Now we are moving question number 4. Here we can say that the question number 4, in which of the following had edicts there is a mention about the Sati custom. If we talking about the, firstly we got the evidences of Sati custom from the Aryan inscriptions. Aryan inscriptions basically they are related to the Gupta Empire and the army commander of the, if we talking about the Bhanugupta, Gobraj wife. गोपराज की जो पत्नी थी उन्होंने सती कर लिया था अब क्योंकि उनके पति मारे जा चुके थे युद्ध में, तो इसका प्रमाण सती कस्टम का प्रमाण जो मिलता था वो हमें मिलता है गुप्ता एम्पायर से. एविडेंसेस ऑफ द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शंस वी आल्सो गॉट फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर. देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज द संस्कृत एंड द एम्बलम ऑफ द स्टेट वाज द गरुड़. क्लियर टू एवरीवन? So here we can say that the in which of the following had the edict there is a mention of a sati custom. Aryan edict Madhya Pradesh. Clear to everyone? Now next if we talking about the question number 4, so here question number 4 if we talking about coins of the Sultanate period such as the Tanka, Sansgani and Jital were made of. Tanka is the made of a silver and Jital is the made of a copper. Here we can say that Tanka, if we talking about the Tanka is the made of a silver and the Sansgan is the made of a zinc and the Jital was the made of a copper. Tanka and the Jital were issued by the Iltutmish. Okay, clear to everyone? Iltutmish completed the construction work of the Qutub Minar, and also we can say that the Iltutmish is the named as the slaves of slave in the Delhi Sultanate. The real founder of a Delhi Sultanate was the Iltutmish. Clear to everyone? So here C will be the right answer. Now we will talking about the question number 6. If we talking about the question number 6, Amir Khusro played a stellar role in the development of which of the following languages? Brajbhasha, Awadhi, Khadi Boli. So here we can say that C will be the absolutely true. Now next if we talking about the question number 7, here we can say that the question number 7, the doctrine of lassless policies was implemented by the Lord Dalhousie. Clear to everyone? Lord Dalhousie implemented the policy of राज्य हड़पने की नीति. क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं. Who had established the city of Madras? As we know, city of Madras were established by the Francis Day. Who established the Francis Day? And if we talking about the who established the city of Calcutta, Job Charnock. Job Charnock. If we talking about this Kolkata were established by the Kolikata, Sutinati and Govindpuri, 3 villages. And the Bombay established by the Gerald Ongiar. Clear to everyone? Now next question, 9th. Question number 9. Here, who was the author of the book Neel Darpan written on the pitting condition of the indigo farmers? Bankim Chandra Chatterjee, Deenbandhu Mitra, Sarat Chandra Chatterjee, Rabindranath Thakur. If we talking about Deenbandhu Mitra written Neel Darpan. Clear to everyone? Basically decipher and description about the indigo farmer movements. Now next 10th question, who is the author of Satyarth Prakash? If we talking about who is the author of Satyarth Prakash, here we can say that the Swami Dayananda Saraswati, founder of Arya Samaj, were established by in the year of 1875 by the Swami Dayananda Saraswati. It is written basically in the Sanskrit language. Who is the called pioneer of cultural renaissance in the Western India? If we talking about here, so we can say that the Mahadev Govind Ranade. Clear? M.G. Ranade. Clear? Who is the called pioneer of cultural renaissance in the Western India? Now next if we talking about the here to whom it is expected to the follow the directive principle, the people, the state government, central government, both the central and state government will be the right answer, because we know that the directive DPSP is recommended under the part of the constitution 4th part, and that under the DPSP 4th ek part amendment date, that is the included fundamental duty. Okay, we have right now 11th fundamental duties. Clear to everyone? On the recommendation of the Sardar Swarn Singh committee, these fundamental duties were added. Clear to everyone? So here right answer both the central and state. Okay. Now next if we talking about the question number 13. Here question number 13. During which year the states were reorganized in the linguistic basis? In the year of 1956, and the first state on the linguistic basis was organized Andhra Pradesh.
Now question number 14, if we're talking about the question number 14, the only example of the if we're talking about the only example, it means we can say that the elected president of India till date right now. So here the right answer will be the Neelam Sanjeevan Reddy. Clear to everyone? Neelam Sanjeevan Reddy will be the right answer. Now next 15th questions. If we talking about which among the following planets is called the god of the beauty, here the god of beauty Venus. Venus is the card. If we talking about the Venus, it is the hottest planet of the solar system due to the maximum availability of the carbon dioxide. Clear to everyone? And the god of beauty, that is the called Venus. चल next question की बात करते हैं. Here the question number 16, Niagara waterfalls is situated on which of the border? USA and the Canada will be the right answer. National income of the India is estimated by the, here we can say that the Central Statistical Organization CSO. Clear to everyone? Now next question number 18, if we talking about the question number 18, the largest bank of India is the State Bank of India, SBI, State Bank of the India. Clear? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. Clear to everyone? Now next if we talking about question number 19. Question number 19, who is the current CEO of the HDFC Bank? Sasidhar Jagdishan will be the right answer. And the chairperson of the currently right now of the HDFC Bank is Atanu Chakrabarti. 20 questions. Here we can say that the when was the Reserve Bank of India nationalized? In the year of 1949. Clear to everyone? If we talking about the Reserve Bank of India established 1st of April 1935 on the basis of the RBI Act 1934 on the recommendation of Hilton Young Commission or Royal Commission, the Reserve Bank of India established, and this was the nationalized in the year of 1949. Initial, the headquarter of the Reserve Bank of India was the Calcutta, and later on in the year of 1937, it is shifted to the Bombay. Clear to everyone? These are the most expected questions for upcoming FCAT exam. So in this regard, मैंने अगर आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कराए हैं तो इसी बेसिस पे आप क्वेश्चंस को करिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ये सीरीज कैसी लगी, ये पेपर कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय. आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं. इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है. लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे. तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर.